नमस्कार, पी न्यूज भारत पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके बीच में के एस शर्मा। आज हम बीजेपी के नए रण की बात करेंगे जो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ होना है। जी हां, हम 2021 में पश्चिम बंगाल में होने जा रहे विधानसभा के चुनाव की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि बीजेपी की ममता दीदी के खिलाफ क्या रणनीति है, किस हद तक भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ जनता के बीच में बनाने में सफल रही है। ममता दीदी को ये साबित करना होगा कि पश्चिम बंगाल में दीदी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के जरिए दक्षिण में एंट्री करना चाहती है। ये सब जानने के लिए इस विषय पर चर्चा होना आवश्यक है। ममता के लिए यह जंग किसी करो या मरो से कम नहीं है। वहीं अमित शाह का ऐलान 2021 में पश्चिम बंगाल में बदलाव के लिए है। ममता दीदी की गर्जना अपने 10 साल की सत्ता को बचाने के लिए है। 2021 में पश्चिम बंगाल में होने जा रहे विधानसभा के चुनाव देश की दशा एवं दिशा तय करने वाले हैं। ममता दीदी के सामने जहां एक ओर एंटी इनकम्बेंसी की लहर को संभालने की जिम्मेदारी है, वहीं दूसरी तरफ अपनी पार्टी के छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर पर असंतुष्ट नेताओं का पलायन पार्टी के लिए एक नई समस्या पैदा कर रहा है। अभी हाल ही में पार्टी के कई कद्दावर नेता टीएमसी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं, जो ममता दीदी के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं। पश्चिम बंगाल में यह विधानसभा चुनाव टीएमसी के अस्तित्व और भारतीय जनता पार्टी के वर्चस्व की जंग है। यदि हम बीजेपी की बात करें तो यह एक प्रश्न है कि क्या भारतीय जनता पार्टी 2019 के लोकसभा में किए गए प्रदर्शन को दोहरा पाएगी। पार्टी ने 2014 में लोकसभा में 2 सीटों पर सफलता पाई थी। वहीं 2016 के विधानसभा के चुनाव में पार्टी मात्र 3 सीटों पर कमल खिला सकी। वहीं पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीटों पर कमल खिलाने में सफल रही और टीएमसी को मात्र 22 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा, जो 2014 के लोकसभा के मुकाबले 12 सीटों का नुकसान हुआ। भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में तकरीबन 40% मत प्राप्त हुए। वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस को तकरीबन 43% के आसपास मत प्राप्त हुए। अतः ये प्रश्न उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले प्रदर्शन को दोहरा पाएगी। इसमें थोड़ा संशय है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव की तुलना में विधानसभा के चुनाव की स्थिति भिन्न होती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी स्थानीय कार्यकर्ताओं की कमी होते हुए भी क्या पार्टी अपने मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक ले जाने में सफल होगी। इसका जवाब पार्टी को तलाशना होगा। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 292 सीटों पर ही मतदान होना है। उसमें 16 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी हैं जिसमें मुस्लिम आबादी लगभग 60% से अधिक है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सीए जैसे मुद्दों के कारण इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नुकसान होना तय है, किंतु शेष अन्य कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हिंदू मतदाताओं का ध्रुवीकरण होने की संभावना बहुत अधिक है, क्योंकि विरोधी दलों के राजनेताओं का कहना है कि जनता ममता दीदी के कुकृत्यों से त्रस्त है। विरोधी नेताओं के अनुसार पश्चिम बंगाल में जितना हिंदू आस्था के खिलाफ खिलवाड़ होता है, जैसे जय श्री राम पर पुलिस की लाठियां बरसाना, दुर्गा एवं गणेश जैसे पर्वों को मनाने की अनुमति न देना, इसके विपरीत मुस्लिम समुदाय को मुस्लिम त्योहारों पर खुली छूट देना, इसके अतिरिक्त कोरोना काल में राशन का वितरण, जनधन योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना आदि का लागू न होने देना आदि विरोधी दलों का कहना है कि पार्टी अपने निहित स्वार्थ के कारण जनता के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो इसी बात को अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि टीएमसी के बड़े कद्दावर नेता जैसे कृषि मंत्री आदि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वैसी नहीं है जैसी 2016 के विधानसभा चुनाव में थी। जो पार्टी 2016 के चुनाव में मात्र 3 सीटों पर सीमित रह गई थी, उसकी तरफ
सत्ता के नेताओं का पलायन भला कांग्रेस को छोड़कर क्यों होगा? क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी 4 सीटों से टीएमसी से पीछे रह गई थी, जबकि 2016 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और वहां की जनता में बीजेपी के जीतने के इतनी बड़ी आशा नहीं थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी का पक्ष और मनोबल 7वें आसमान पर होना अस्वाभाविक नहीं है। 2019 के चुनाव के बाद टीएमसी से नाराज मतदाताओं के मन में केवल कांग्रेस एकमात्र विकल्प नहीं रह गई है, भारतीय जनता पार्टी के जीतने के आसार प्रबल हैं। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पहचान हिंदू पार्टी के रूप में की जाती है, जो हिंदू ध्रुवीकरण की संभावना को और अधिक बढ़ा देता है। दूसरी तरफ राम मंदिर, धारा 370, सीए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के जैसे बड़े मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच स्वयं को हिंदू रहनुमा पार्टी के रूप में प्रस्तुत किया है। और टीएमसी जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पश्चिम बंगाल में करती आ रही है, उसके विफल होने की प्रबल आशा है, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन 16 प्रमुख मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बढ़त बनाए हुए था, जिनको लुभाने का प्रयास टीएमसी लगातार करती चली आ रही थी। किंतु असदुद्दीन ओवैसी के आने से यह मुस्लिम मतदाता चार तरफ बट जाएगा, जिसमें टीएमसी को भारी नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि ओवैसी देश में एक बड़े मुस्लिम लीडर बनकर उभर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि यदि टीएमसी इन तीनों के साथ गठबंधन करती है तो हिंदू ध्रुवीकरण और एक तरफा होने की संभावना प्रबल हो जाती है।